साइमन कमीशन क्या था? सर जॉन साइमन का नामक एक व्यक्ति जो था वो भारत में आया था। भारत में आने का उद्देश्य क्या था? भारत में आने का उसका उद्देश्य यह था कि जो हमने बताया था ना 1858 में क्या किया गया था, चार्टर अधिनियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यही ना था, इंडिया एक्ट। तो जो उसके बाद आया था 1919 में, फिर 1935 में। तो जो ये 1919 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके बारे में पता करने के लिए इस कमीशन को भारत में भेजा गया था कि यह एक्ट जो है वो भारत में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यह एक्ट था क्या? यह एक्ट यही था कि भारत के लोगों को भी एक तरह से असेंबली में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाएगा। असेंबली का मतलब विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, उनमें भारत के लोगों को भी इलेक्शन लड़ने की मतलब अधिकार प्राप्त थे। इसी के अंतर्गत 1919 के, और भारत में तमाम विद्रोह भी हुए। उसके बाद सहयोग आंदोलन, चौरी चौरा की घटना हो गई। तो इस तरह से भारत के लोगों में आक्रोश था ब्रिटेन के प्रति। तो ब्रिटेन के जो मतलब गवर्नर थे या महारानी जो थी, उन्होंने इस कमीशन को यहाँ भेजा था निगरानी करने के लिए भारत के लोगों के लिए। अब इसमें इसका विरोध क्यों हुआ? हालांकि था भारत के लिए कि भारत के लोगों की व्यवस्था सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, यानी उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव या कुछ राजनीतिकरण तो नहीं किया जा रहा है। इसका पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन नामक व्यक्ति आए, तो उसी कमीशन का नाम दे दिया गया साइमन कमीशन। लेकिन जैसे ही भारत में आए, इनका बहुत व्यापक रूप से क्या हुआ? विरोध हुआ। विरोध होने का कारण क्या था? इनमें जितने भी लोग थे 100% कौन थे? इंग्लैंड के थे, यानी ब्रिटेन के थे, अंग्रेज थे। ये आए थे किसके लिए? भारत में घूम करके भारत के लोगों की दशा स्थिति को जानने के लिए। और इसमें लोग कौन है? ब्रिटेन के। अब ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति भोजपुरी वाला है, भोजपुरी वाला का वो लैंग्वेज जानेगा कि कोई तमिल वाला आकर के वो जानेगा? नहीं जानेगा। इसीलिए इनका विरोध किया गया था कि इसमें एक भी जो मेंबर थे वो कौन थे? भारतीय नहीं थे, बल्कि सभी क्या थे? अंग्रेज थे। इसीलिए भारत के लोगों ने इसका व्यापक रूप पे विद्रोह किया और गो बैक साइमन नारे भी लगा गए थे, यानी साइमन जाओ, लगे थे नारे ना। सभी लोगों ने इसका विद्रोह किया। भारत के बहुत बड़े बड़े लीडर जो थे उन लोगों ने भी इनका विरोध किया इसी तरह से। उसके बाद क्या होता है? उसी बीच 1929 में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का। कौन सा अधिवेशन? लाहौर। ये बहुत जरूरी क्यों है? लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का क्या होता है? लाहौर का अधिवेशन 1929 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसका कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन था, ये चल कर रहा था दिसंबर में, क्योंकि हमने बताया था दिसंबर में 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था। 1885 को स्थापना हुआ था किसका? कांग्रेस का। तो हर एक साल के लिए क्या होता था? हर साल दिसंबर में ही अधिवेशन कराए जाते थे। अब ये जब गो बैक साइमन के नारे लगने लगे, तो उसी बीच भारत के लोगों को शांत कराने के लिए एक लॉर्ड इरविन थे, वो आए भारत में। उनको भेजा गया वायसराय के रूप में। लॉर्ड इरविन कौन थे? वायसराय। वायसराय क्या होता है? तो बताए वायसराय क्या होता है? वायसराय का मतलब होता है, उस समय ब्रिटेन की महारानी या जो भी थे वो लोग अगर किसी को वायसराय बनाकर भारत में भेजेंगे, तो ये वायसराय ही पूरे भारत के प्रशासनिक मालिक होंगे। जिस प्रकार देश किसके हाथों में है? प्रधानमंत्री के हाथों में। उसी प्रकार से उस समय वायसराय के हाथों में सौंप दिया जाता था। तो इनको भेजा गया था इरविन को, क्या करने के लिए? ये लेकर आए डोमेनियल स्टेटस। डोमेनियल स्टेटस क्या था? डोमेनियल स्टेटस ये कब आए थे? 1929 में, जब लाहौर का अधिवेशन हो रहा था, उसी बीच ये भी आए थे।
और डोमिनियल स्टेटस लेकर के आए थे। मतलब भारत के लोगों में अब विद्रोह की भावनाएं बहुत व्याप्त हो चुकी थी। उस विद्रोह की भावनाओं को समाप्त करने के लिए लॉर्ड इरविन को वायसराय बना करके भारत भेजा गया था डोमिनियल स्टेटस को लेकर के। डोमिनियल स्टेटस यह था कि भारत को हम क्या देंगे, स्वराज देंगे। भारत क्या मांग रहा था, स्वराज। तो उन लोगों ने भी कहा कि हम भारत को क्या देंगे, स्वराज, यानी आप अपना शासन करेंगे। लेकिन फर्क क्या था, ये अर्ध स्वराज देने की बात कर रहे थे। अर्ध स्वराज का मतलब यह होता है कि सब कुछ नियम कानून हम अपना ही बनाएंगे, देश हम अपने हिसाब से ही चलाएंगे, लेकिन जो बहुत बड़े कोई भी मुद्दे रहेंगे तो जो लास्ट, मतलब जैसे भारत की समय देखते हो नियम कानून कौन बनाता है, प्रधानमंत्री। बाद में नियम जब पारित होता है तो उस पर सिग्नेचर किसका होता है, राष्ट्रपति का। लेकिन राष्ट्रपति एकमात्र क्या होते हैं, औपचारिक रूप से होते हैं। उसी प्रकार से इन लोगों ने कहा था कि जो ब्रिटेन होगा, लास्ट जो सिग्नेचर होगा वो हम ही लोगों का होगा, बाकी हम आपको सौंप देते हैं आपका देश, आप स्वराज की मांग करते हैं तो हम आपको स्वराज देते हैं, लेकिन डोमिनियल स्टेटस के रूप में आपको स्वराज देंगे। यानी कोई बहुत बड़े अगर मुद्दे रहेंगे तो उसमें महारानी के हस्ताक्षर के बाद ही वो क्या होंगे, नियम या कानून जो भी होंगे बनेंगे। आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो डोमिनियल स्टेटस में है, जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड वाले हैं। मतलब एक नाम मात्र का वो होता है, बाकी पूर्ण रूप से वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। भारत के कुछ ऐसे नेता जो थे उस समय, उन लोगों ने भी कहा ठीक है, कम से कम इसी बहाने हमको क्या मिलेगी, आजादी मिलेगी। लेकिन पढ़े लिखे उसी समय थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग किया। उन्होंने कहा हमको डोमिनियल स्टेटस नहीं चाहिए, बल्कि हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। यानी किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप हमारे देश में ब्रिटेन वालों का नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने इसी लाहौर के अधिवेशन में किसकी मांग की, पूर्ण स्वराज की। याद कर लेना। अब पूर्ण स्वराज क्या होता है, पूर्ण रूप से राज किसका होगा, भारत के लोगों का होगा। भारत के लोगों द्वारा जो नियम कानून बनाया जाएगा सब कुछ भारत के लोगों का ही होगा। इसी में इन्होंने मांग किया था लाहौर अधिवेशन में। तो पूछा जाता है कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन था वो कब हुआ था, 1929 में। क्यों विशेष था वो, क्योंकि उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और सर्वप्रथम इसी समय जब अधिवेशन चल रहा था तो 26 जनवरी को पहली बार हम लोगों ने क्या बनाया था, झंडा फहराया था अपना। 26 जनवरी 1930 में इस पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर के जवाहरलाल नेहरू और कुछ राजनेता थे गरम दल वाले, उन लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग किया। और अपना जो झंडा था, तब झंडा पे चरखा रहता था, गांधी जी का जो चरखा था उस पे बना था, तो उसको लेकर के पहली बार फहराया गया था। कब, 26 जनवरी 1930। तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन बार बार कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। डोमिनियल स्टेटस क्या था, तो डोमिनियल स्टेटस का मतलब स्वतंत्र हम रहेंगे, स्वराज हमारा रहेगा, लेकिन लास्ट जो भी पावर रहेगा वो किसके हाथों में, ब्रिटेन के हाथों में। तो इसीलिए इसका विरोध किया किसने, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया। ये सब चीजें चलती हैं। उसी बीच जो लॉर्ड इरविन आया वायसराय, इसने क्या लेकर के आया, डोमिनियल स्टेटस के साथ साथ इन्होंने भारत को संतुष्ट करने के लिए, भारत और ब्रिटेन के बीच मध्यस्थता करने के लिए गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ किया। गोलमेज मतलब सम्मेलन क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है, राउंड टेबल, जैसे गोल का मेज रहेगा, चारों ओर बैठे रहेंगे लोग, उसमें भारत के लोगों को आमंत्रित किया। कैसे लोगों को, हम जैसे साधारण लोगों को नहीं, या उस समय के जो साधारण लोग थे उनको नहीं, बल्कि भारत के जो बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे उन लोगों को आमंत्रित किया। कहाँ, गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किस लिए किया, ताकि जो भारत और ब्रिटेन के बीच विद्रोह की भावनाएं हैं उनको शांत किया जा सके। और इसी समय इन लोगों ने मतलब भारत के संविधान को, जो मांग चल रही थी कि हमारा खुद का संविधान भी होगा, जब स्वराज मिलेगा तो संविधान बनाना भी जरूरी रहेगा, तो वहां जाकर के उसी का डिस्कशन करने के लिए किया गया था। लेकिन गांधी जी क्या थे, गांधी जी तैयार नहीं थे। तो अगर ये भी पूछा जाएगा गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए, कब कब हुए थे,
नहीं, 1930 और 31, 32, ये 3 थे। 3 ही गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 1930, 1931 और 1932, यही 3 सम्मेलन हुए हैं ना। गांधी इरविन का समझौता भी होगा इसमें 31 में। उसके बाद पूना पैक्ट भी होगा, वो आगे पढ़ेंगे। तो कब आया कर, मतलब ये जब पूछा जाएगा ये अलग चीज है। जो वायसराय ये आया डोमिनियन स्टेटस लेकर के, तो इसीलिए घोषणा किया था किस चीज के लिए, गोलमेज सम्मेलन के लिए। गोलमेज सम्मेलन है क्या? रोको जी, वीडियो इतना गर्मी हो रहा है, पैसा दिमाग। इसके बाद से जो हमारा अगला आंदोलन आएगा वो असहयोग आएगा। असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा। असहयोग और सविनय में अंतर क्या है? कब स्टार्ट होगा? 30 में। सविनय अवज्ञा क्या है? सविनय, सविनय मतलब क्या होता है? विनती के साथ। अवज्ञा मतलब विनम्रता के साथ या विनती के साथ हम आज्ञा को नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं मानेंगे। जैसे मान लो कोई पानी मांगेगा तो वैसे हाथ जोड़ लोगे, महोदय हम आपको पानी नहीं दे सकते हैं, यही क्या है? सविनय अवज्ञा। अब देखो, आज्ञा यानी यहाँ गांधी जी ने जो असहयोग किया था और सविनय में दोनों में अंतर क्या है? असहयोग वाले में हमको क्या था? अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था, हर चीज का विरोध करना था, चाहे वकालत हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे उनके कपड़े हो। लेकिन जब गांधी जी को एहसास हुआ कि ऐसा करने से संभव नहीं है आजादी, तो उन्होंने क्या किया? सविनय अवज्ञा नाम दिया। सविनय अवज्ञा का मतलब हमको अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना है, मतलब कानून को नहीं मानना है, बल्कि उनके द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए उनको हमको नहीं मानना है। यही सविनय अवज्ञा था। यह स्टार्ट क्यों हुआ? गांधी जी का ब्रेक था, बताए भी थे, 6 साल 24 में छूटे, 6 साल बाद फिर प्रकट होते हैं। बुद्धिजीवी आदमी है, दिमाग लगा लिए क्या करना है आगे चल करके। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए सबसे पहले क्या किया? 11 मांग किया। 11 सूत्री मांग जो था वह किससे किया? इरविन से। लॉर्ड इरविन वायसराय जो आया था उसने 11 सूत्री मांग गांधी जी के सामने, गांधी जी ने उसके सामने 11 सूत्री मांग रखा, तो गांधी जी को हल्के में ले लिया। ये तो मतलब कहानी इनकी खत्म ही है, जेल में थे, आए हैं, यानी कि बहुत मतलब उनको सीरियसली नहीं लिया और उनकी मांग को नहीं माना। और गोलमेज सम्मेलन उसी समय चल भी रहा था 1930 में पहला, जिसमें गांधी जी या भारत के लोगों ने पूर्ण रूप से क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया, कोई गया ही नहीं भारत से। अब क्या था? गांधी जी की जब मांग नहीं मानी गई तो गांधी जी ने क्या किया? 12 मार्च, याद रखना, 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम, किसके साथ? 78 उनके जो थे वॉलंटियर, विश्वास पात्र वॉलंटियर का मतलब अनुयायी उनके, जो गांधी जी के पद चिन्हों पे पीछे पीछे चले। 78 वॉलंटियरों के साथ गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक यात्रा निकाल दी, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा इन्होंने निकाल दी। दांडी क्या है? दांडी का मतलब एक ऐसा क्षेत्र, तटीय क्षेत्र था जो समुद्र के किनारे पड़ता था, जहां से नमक उमक निकलते थे। और गांधी जी बनना आसान नहीं है। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर चले, यानी कि अगर हम देखेंगे तो लगातार वो 10 मतलब एक दिन में 10 मील चलते थे। 10 मील यानी वो चलते थे महात्मा गांधी, पैदल ही चले थे। और 240 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 6 अप्रैल 1930 क्या करते हैं? नमक बनाते हैं। कहोगे नमक क्या करेंगे बना के? क्यों नमक बनाते हैं?
नमक क्यों बनाते हैं? खाने के लिए। नमक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सबके घरों में यूज किए जाने वाली चीजें हैं, रोजमर्रा की जरूरत का सामान है। इस पे भी अंग्रेजों ने क्या किया था? टैक्स लगा दिया था। भारत के लोगों को नमक बनाने का क्या था? आदेश नहीं था, यानी भारत के लोग नमक नहीं बना सकते थे। और गांधी जी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या? उनकी जो नियम बनाए गए उनको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 दांडी नामक स्थान पे पहुंच करके और नमक को उबाल करके बनाए थे। नमक बनाने की प्रक्रिया जानते ही हो। तो यहाँ पर पहुंच करके इन्होंने क्या किया? नमक बनाया, और इसी को नमक सत्याग्रह आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा के माध्यम से ही नमक सत्याग्रह आंदोलन भी इसी नाम से जाना जाता है। तो 2-3 चीजें यहाँ से मुख्य रूप से यही पूछती हैं। दांडी यात्रा कब निकाले? बताओ, दांडी यात्रा कब निकली? 1930। कब? डेट पूछा जाएगा। 6 अप्रैल नहीं, 12 बताने थे। 12 मार्च। 11 मार्च तक अल्टीमेटम दिया था गांधी जी ने। किसको? इरविन को। लॉर्ड इरविन को। कितनी मांग किए थे? 11 मांग रखे थे गांधी जी इरविन के सामने। उन मांगों को पूरा नहीं किया जब, तो गांधी जी ने क्या किया? नमक सत्याग्रह आंदोलन किया, दांडी मार्च यात्रा, दांडी यात्रा निकाली। कितने लोगों के साथ? 78 अपने अनुयायियों के साथ। कितना किलोमीटर चल के? 240 किलोमीटर चल के दांडी नामक स्थान पे पहुंच करके, और 6 अप्रैल 1930 को वो नमक बना करके अंग्रेजों का वो जो कानून था उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। गांधी जी आसान थोड़ी थे बनना किसी के लिए। उसी समय क्या हुआ? 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ पहला। उसमें कोई जब गया नहीं, तो जो ब्रिटेन के राजा महाराजा या रानी जो भी थे, उन लोगों को लगा कि भारत के लोगों में बहुत ज्यादा विद्रोह है हम लोगों के प्रति, क्यों कोई वहां से आया नहीं। अब उसका जवाब किसको देना पड़ा? इरविन को, क्योंकि इरविन यहाँ का वायसराय था। अब इरविन की भी नौकरी खतरे में पड़ गई। तो जब नौकरी या जान खतरे में पड़ती है तो लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। तो इरविन भी गांधी जी के पास आया और गांधी जी से जो उनकी मांग थी उनको पूरा करने का प्रयास किया। तो गांधी जी थोड़ा सा यहाँ कहीं ना कहीं गांधी जी से बहुत बड़ी गलती होती है। अब वो गलती जो होती है उसको अगले क्लास में बताएंगे क्या गलती गांधी जी के द्वारा होती है। लेकिन इस जब आंदोलन गोलमेज में था, पहले में जब नहीं कोई गया तो ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर बना, इरविन के ऊपर। तो दूसरे वाले में फिर जाएंगे गांधी जी। फिर एक और होता है, लाइन से 3 होते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। यदि स्टार्ट की बात किया जाएगा, आया 1929 में लॉर्ड इरविन लेकर के आया, जो भारत का वायसराय था, डोमिनियल स्टेटस भी लेकर के आया भारत को देने। लेकिन जो गोलमेज स्टार्ट हुआ पहला, वो 30 में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी कब गए? 31 में। तो अगली क्लास में इसके बाद बताएंगे गांधी जी से जो गलती हुई थी। बहुत गर्मी है नहीं?